गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए अच्छे होंगे, भगवान की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज 17th क्लास है, 17वां क्लास है आज, क्लास 10th का। ठीक है, आज सबसे पहले जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो विषय है रिजल्ट। कल जो आपने इतने मेहनत से टेस्ट दिया, बहुत ही अच्छा लगा आपका मेहनत देखकर। वो आपका मेहनत आपकी कॉपियों से पर दिखता है कि आप घर में रहकर भी कितना मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए उसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने थोड़ी कॉपियां गंदी भेज दी थी, जिसके कारण चेक करने में कुछ कठिनाई हुई। कल का पूरा दिन मेरा चला गया कॉपी चेक करने में। चलिए, रिजल्ट अच्छा रहा। हाईएस्ट 48 गया है, ठीक है, हाईएस्ट 48 गया है, और सेकंड हाईएस्ट 47, उसके बाद 45, 42, 40, 39, और 10वां स्थान जो है वो 31 नंबर है। मैं आज उन सभी बच्चों का नाम लूंगा जो आज कल के एग्जाम में पास थे, मतलब जिन्होंने 15 नंबर से अधिक लाया है। पासिंग मार्क्स जैसा कि आप जानते हैं कि 100 में 30 होता है, और 50 मार्क्स में 15, मतलब मात्र 15 मार्क्स होते हैं जो पास हैं। तो मैं 15 मार्क्स तक जिन्होंने लाया है मैं उनका नाम एक एक करके लूंगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए। टॉप 10 में नाम सुनने के लिए कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टॉप 10 में अपना नाम रखा है, स्थापित किया है। हाईएस्ट 48 है, 47 है। बहुत सारे नए बच्चे ने भी एग्जाम दिया है, न्यू स्टूडेंट्स ने। बहुत अच्छा लगा कि वो भी घर में रहकर इस समय लॉकडाउन की स्थिति में है, वो अध्ययनरत हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग तैयार हो जाइए अपने रिजल्ट के लिए। ओके, तैयार हैं? चलिए, ये रहा आपका रिजल्ट। रिजल्ट को आप लोग गौर से देखिए। जो टॉपर रहा है, पहले स्थान पर 2 स्टूडेंट हैं, एक सिंपी जो न्यू स्टूडेंट है, और दूसरा रौनक जो 10B का है। दोनों ने 48 मार्क्स लाए हैं। दूसरे स्थान पर है स्वाति 10A, इन्होंने 47 मार्क्स अर्जित किया है। तीसरा स्थान है मुस्कान 10A और करमवीर 10B, दोनों संयुक्त रूप से इन्होंने 45 अंक लाए हैं। चौथा स्थान है फोर्थ, ये टॉप 3 हो गए, फर्स्ट ये दोनों, सेकेंड और ये थर्ड। अब आ जाइए फोर्थ पोजीशन कृति 10A 42 मार्क्स आउट ऑफ 50। टोटल मार्क्स थे, फुल मार्क्स थे कितने आप लोग जानते हैं, 50। कृति 10A 42 चौथे स्थान पर है। उमाकांत 10A 40 मार्क्स लाए हैं, ये 5वें स्थान पर है। साक्षी 10A 39 छठे स्थान पर। गौरव राज और लाडली, गौरव राज 10B और लाडली 10A 34 मार्क्स लाए हैं, और ये संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर है, 7th पोजीशन। 8वां स्थान है मिस्टर राम कुमार का 10A, इन्होंने 33 मार्क्स लाए हैं। 9वें स्थान पर है रिमझिम और प्रेम, संयुक्त रूप से रिमझिम 10B और प्रेम 10A, दोनों 32 अंक लाए हैं। और अंत में जो टॉप 10 में जो 10वां स्थान है नीतीश कुमार 10A, इन्होंने 31 मार्क्स लाए हैं, और सभी जितने भी हैं वो 31 मार्क्स के बाद हैं। ये टॉप 10 में कुल 14 स्टूडेंट हैं। ये एक न्यू स्टूडेंट है सिंपी कुमारी, बहुत अच्छा लिखी थी, बहुत अच्छा मेहनत भी कर रही है। स्वाति का भी कॉपी अच्छा था, ये एक सवाल बनाना ही भूल गई थी। चलिए, इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें। कुछ भेजने में 2 या 3 मिनट की डिले हुई थी, इसलिए मैंने 15 मिनट टाइम बढ़ा दिया था। चलिए, स्वाति दूसरे स्थान पर, मुस्कान, करमवीर, रौनक की भी कॉपी बहुत अच्छी थी, रौनक क्लास 10B का, और भी बहुत सारे कॉपी देखकर लग रहा था कुछ बच्चे
की कॉपियों को देखकर ऐसा लगा कि ये जानते हुए कुछ मिस्टेक कर गए। और एक बात मैं और बता दूं, 11वें स्थान पर 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 30 अंक लाए हैं और उसका नाम है सुहाना 10A, अंजलि 10A और तान्या प्रिया 10A। तीनों संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर है। ठीक है, ये रहा कल का रिजल्ट। मैं और बाकियों का भी मार्क्स बता रहा हूं। हाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया, सो आप मार्क्स नहीं बताइएगा। चलिए, उसको भी ध्यान में रखते हुए 15 नंबर से कम लाने वाले का हम नाम नहीं लेंगे। यदि फिर भी आपको पर्सनली मार्क्स जानना हो तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं आपको मार्क्स बता दूंगा जो 15 नंबर से कम लाए हैं। स्वाति 10A, उन्होंने आपने देख लिया, ये 47 मार्क्स अर्जित किए हैं। राम 10A 33, नैना 10B 24, सिंपी जो एक न्यू स्टूडेंट है 48, नीतीश 10A 31, उसके बाद श्रेया रानी 10A 15 नंबर लाए हैं इन्होंने। अंकित 10A 16, रौनक 10B 48, अंजलि 10A 30 नंबर, लाडली 10A 34, नीतीश 10B 21, राहुल 10C 19 नंबर, मुस्कान 10A 45, मुस्कान। ठीक है, उमाकांत 10A 40, तान्या प्रिया 10A 30 नंबर, समीर 10A 26, प्रेम 10A 32, सान्या प्रवीण 10A 18 नंबर, अमित 10B 24, गौरव राज 10D 34। ये गौरव राज जिन्होंने अपना रोल नंबर 10 लिखा है 34 7वें स्थान पर है, 10 रोल नंबर। सबनम, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। करमवीर 10B 45, सुहाना 10A 30 नंबर, कृति 10A 42, शनिकांत 10A 23 नंबर, रविता 10B 21, साक्षी 10B 25, साक्षी 10A 39, मणिकांत 10D 28 नंबर, अमोली 10A 28 नंबर। और इसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स 15 नंबर से कम हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार फिर मेहनत करना है, जोर शोर से मेहनत करना है ना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम साम्राज्य एक दिन में नहीं बना था। यदि आपका मैथ वीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन चिंतन करने की बात है। मतलब आपको मेहनत करना होगा। कोई शॉर्ट, जीवन में सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हमेशा याद रखें। यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करना ही होगा, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ना आपके पास ना हमारे पास। यदि अभी आपके अंक कम आए हैं तो अपना दिल बिल्कुल छोटा ना करें, मेहनत जरूर करें, मेहनत करें। मुझे आशा है, विश्वास है कि अगली बार जब मैं टेस्ट लूंगा या जो कोई सर भी लेंगे तो आपके अंक में सुधार होगा 100%। ठीक है, आप भी इस टॉप 10 के लिस्ट में आपका भी नाम होगा, जिनका नहीं है। इसलिए दिल छोटा बिल्कुल नहीं करना है, मेहनत करना है। लेकिन मेहनत करिएगा तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। अपना दिल छोटा नहीं करना है, मेहनत करना है और अगली बार इससे भी अच्छा मार्क्स लाना है ना। चलिए, तो आज हम लोग अब
आगे का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आए हैं, जैसा कि मेरा कमिटमेंट था कि आपको कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा, तो आपका रखा रहेगा, निश्चिंत रहिए। जब भी हम लोग लॉकडाउन के बाद मिलेंगे तो वो फिर आपको मिल जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग सब रखेंगे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो आए हैं, और जो 4 5 6 7 8 9 10th में हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। और जो नहीं आए हैं टॉप 10 में, थोड़ा मेहनत करें और अगली बार पूरी जोर शोर से पूरी ताकत से भिड़ना है, और जो टॉप 10 में आए हैं उनको भी पीछे करने का प्रयास करना है। एक कमिटमेंट लेना है आपको अपने लिए, है ना, अपने परिवार के लिए, ताकि हम अच्छा करें। तो ठीक है, अब मैं आज क्लास मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, 4 विधियाँ हमने पढ़ ली थी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की चारों विधियाँ पढ़ ली थी। अब जो है मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा 3.1 2 3.3 3.4 3.5 3.6 चलेगा। ठीक है, अब हमें बिल्कुल ही समझना आसान होगा, लेकिन आप चिंता नहीं करें। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2। आप कहेंगे सर 3.1, चिंता मत कीजिए, मैं पहले 3.2 बताऊंगा, फिर आप 3.1 आप खुद बना लेंगे। थोड़ा सा सब्र रखें। 3.2 इसलिए मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं ताकि 3.1 आप खुद से बना लें। कोई भी चैप्टर हम छोड़ेंगे नहीं, पहले 3.2 पढ़ लेते हैं, तब 3.1 पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर सवाल। एक का पहला, एक में 2 सवाल है और इस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले 1 नंबर, आप भी अपना बुक खोल लें, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्लास को ध्यान से अटेंड करें, फिर क्लास के अंत में मैं होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब ग्राफ मेथड से ही बनाना है। ये जो 2 सवाल हैं, सवाल नंबर 1 में 1 का 1 और 1 का 2, ये दोनों आपको ग्राफ पे ही बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर एक चीज़ फिर आज रिपीट कर रहा हूँ, जिनको ग्राफ मेथड में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कल लगा कुछ कॉपियों को चेक करके कि कुछ बच्चों को ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो एक ग्राफ वाला एक स्पेशल वीडियो है, मैंने उसका नाम भी दे दिया है ग्राफ मेथड। उस वीडियो को आप दोबारा से पढ़ लें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए तो देख लें, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला नंबर, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, इसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं, 2 चीज हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में, बहुत बढ़िया। चलिए, ग्राफ वाला सवाल है तो हम मान लेते हैं ये पार्ट हमारा ग्राफ का काम करेंगे उधर, और ये वाला काम करेंगे हम रूलिंग का। आपके पास भी ग्राफ है, एक तरफ रूलिंग का काम करेंगे, एक तरफ ग्राफ का काम करेंगे। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, देखिए इसमें दो चीज है, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों की संख्या ज्ञात करना है। सवाल को आप अपने आगे रखें, मैथ का बुक अपने सामने रखें तो ज़्यादा आपको सहूलियत होगी। ठीक है, तो लड़का और लड़की है तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए आज हमेशा के लिए, कि जो चीज़ की संख्या पूछी जाए या जो चीज़ मांगा जाता है हम वही मान लेते हैं। इस सवाल में मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात करें और लड़कियों की संख्या, हम वही मान लेंगे, एक को x मान लेंगे एक को y मान लेंगे। माना लड़कों की संख्या बराबर x
मैं लगभग प्रयास करूंगा कि हर वीक मैं टेस्ट ले लूँ एक, और जब भी मेरा टेस्ट होगा तो सैटरडे को ही होगा, है ना। आप जानते हैं कि मैं एक सेंट्रल एम्प्लॉय भी हूँ, इसलिए मुझे सैटरडे संडे छुट्टी होती है। इसलिए इस दिन मैं यदि टेस्ट लेता हूँ तो मुझे कॉपी चेक करने में आसानी होती है ना। कल सैटरडे था, मैंने टेस्ट लिया, पूरा दिन कॉपी चेक किया, कल शाम हो गया तो फिर मैं आपको आज रिजल्ट दे पाया। माना लड़कों की संख्या x एवं लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। देखिए, लड़का का संख्या एवं लड़की की संख्या, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 10। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 10। लड़का और लड़की मिला करके कुल कितने बच्चे हैं? 10। इसका मतलब x + y = 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अच्छा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है? y। कहा जा रहा है y जो है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़का कितना है? x। इससे अधिक, अधिक का मतलब प्लस और कम का मतलब माइनस। कहा जा रहा है लड़कियों की संख्या हमने क्या माना था? y। लड़कों से मतलब x से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो x + 4। यदि कहता लड़कियों की संख्या लड़कों से 10 अधिक है, मान लीजिए ऐसा होता, तो क्या होता? y = x + 10। यदि कहता लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 कम है, तो यहां -4 हो जाता, है ना। ठीक है, अब +x को इधर बुला लेते हैं, क्या हो जाएगा? -x + y = 4। समीकरण 2 समीकरण बन गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों समीकरण से 2 मान सारणी बनाएंगे। ग्राफ, जैसे ग्राफ खींचने के लिए 2 मान सारणी चाहिए ना, क्योंकि ग्राफ से हल करना है, हल करना मतलब x और y का मान निकालना है, तो 2 मान सारणी बनानी होगी, एक समीकरण 1 के लिए और एक समीकरण 2 के लिए। ग्राफ विधि आपने पढ़ा, अब इसको ग्राफ से x और y का मान निकालना है। रूलिंग वाले पेज में आप छोटा छोटा लिखेंगे ताकि आपका रूलिंग में ये सारा काम हो सके। ठीक है, अब देखिए मान सारणी बनाएंगे। मान सारणी कैसे बनाते हैं बहुत चर्चा कर चुके हैं हम लोग इस पर, फिर भी हम शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे पहला समीकरण x + y = 10। कम से कम हम 3 बिंदु लेते हैं, वो फायदे में होता है। 3 बिंदु, यदि कुछ गलतियां होगी तो वो पकड़ में आ जाएंगी। तीनों एक सीधे में आ गया मतलब हम सही चल रहे हैं। यदि 2 बिंदु इधर है, तीसरा टेढ़ा हो गया मतलब मेरी गलती है कुछ, इसलिए हम 3 बिंदु लेते हैं। तो देखिए पहले समीकरण 1 में x का कोई भी मान रखेंगे, y का मान निकाल के यहाँ डिब्बा भरेंगे, फिर दूसरा मान लेंगे, y का मान निकाल के यहाँ भरेंगे। जैसे पहला समीकरण क्या है, तो x + y = 10 है। हम कुछ भी मान ले लिए, 3 ले लिए, तो जब x का मान 3 लेंगे तो y का मान क्या होगा आप जानते हैं, निकालना है। x के जगह पर 3 रख दिए तो y कितना हो जाएगा? 10 + 3 उधर गया -3, 10 में 3 गया 7। ओके, इसी तरह और भी मान ले लेते हैं। मान लीजिए x का मान हम ले लिए 4 ले लिए,
तो y का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा इसी तरह अपने से। x का मान हम और भी ले लिए 6 ले लिए, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। समीकरण 1 की मान सारणी आप बना लेंगे, x का मान अपने मन से और y का मान निकाल के भर देंगे। यदि y का मान मानेंगे तो x का मान निकाल के भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा समीकरण क्या है, -x + y = 4। मान लीजिए हम x का मान 1 ले लिए, तो y का मान क्या होगा निकाल सकते हैं आप लोग, बिल्कुल। -x का मान 1 ले लिए, माइनस तो यहीं पर से उतार दिए, x का मान 1 + y = 4। y -1 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा। हम ये रब कर रहे हैं, ठीक है, आप रब में कर लेंगे, डायरेक्ट यहां लिख देंगे। देखिए x का मान 1 लिए, y का मान 5 आया। उसी तरह x का मान कुछ और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो यहाँ -2 उधर जाएगा, +2, 4 2 6 हो जाएगा। 3 ले लेते हैं, उधर जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए आपको क्या करना है, दोनों मान सारणी कंप्लीट हो गया। अब आपको ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ। अब थोड़ा सा नीचे जगह रहना चाहिए भाषा लिखने के लिए। आप छोटा छोटा लिखेंगे अपने रूलिंग वाले पेज में, जो ग्राफ के पीछे साइड होता है, क्योंकि एक ही पेज आपको दी जाएगी बोर्ड एग्जाम में। यदि आप गलती कर देते हैं तो फिर दूसरा ग्राफ नहीं दिया जाता है, इसलिए सावधानी से बनाएंगे। अब देखिए, ये x अक्ष है, x डैश, ये y अक्ष है, y डैश। दोनों अक्ष जहां कटता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो जैसा कि हम लोग पहले करते आए हैं उसी तरह करेंगे, ठीक है। अब देखिए x का मान बड़ा से बड़ा मान कितना है, 6 है। 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ग्राफ छोटा है, ग्राफ कॉपी छोटा है, तो 2 2 का ले लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। पैमाना लिखने के समय ध्यान रखिएगा। जैसे हम 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8, सब तरफ 2 2 का ले लीजिए। -2, जितना जगह है आपके पास, 2 4 6 8 10, इधर माइनस में -2 -4, बराबर दूरी पर लेना है। जितना जगह था उसके अनुसार हमने लिख दिया। हाँ, पैमाना तो पैमाना कहीं भी लिख सकते हैं आप, जिधर आपको जगह खाली मिले, लेकिन ग्राफ वाले पेज पे ही लिखना है। पैमाना माना एक बड़ा घर। 2 तरह का घर होता है ग्राफ में, एक बड़ा घर, एक छोटा घर। व्हाइट बोर्ड है इसलिए हम इसमें इतने अच्छे से आपको नहीं बता पा रहे हैं। आप अपनी ग्राफ कॉपियों को ध्यान से देखेंगे, 10 छोटा घर मिलके एक बड़ा घर बनता है। तो एक बड़ा घर आप यहां से लेके यहां तक हो गया। अभी तक हम लोग एक बड़ा घर को 1 इकाई मानते थे, यहां 2 2 का लिए हैं, तो एक बड़ा घर बराबर कितना, 2 इकाई। कहां पर, ब्रैकेट में लिख दीजिए x अक्ष, ठीक है। x अक्ष मतलब बड़ा घर, x अक्ष पे भी बड़ा घर को 2 2 इकाई माने हैं, और y वाले पर भी हम एक बड़ा घर मतलब यहां से लेके यहां तक को कितना माने हैं, 2 इकाई माने हैं, तो 2 लिखेंगे। कोई सवाल ऐसा आएगा कि 5 5 मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे एक बड़ा घर बराबर 5 इकाई। जितना मानेंगे उतना लिखेंगे। एक बड़ा घर बराबर y अक्ष पर भी एक बड़ा घर को हम लोग क्या मान लिए, 2 इकाई मान लिए। 2 बार, एक बार x अक्ष का लिखे, एक बार y अक्ष का लिखे। y पर भी 2 2 का ही माने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले समीकरण 1 का जो मान सारणी है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। 3 7
पॉइंट लेने आप जान रहे हैं, बिंदु लेने आप जान रहे हैं। 3 कहाँ आएगा x पर, तो 2 और 4 के ठीक बीच में 3 होगा, 2 और 4 के बीच में 3 होगा, और y का मान कितना है 7, तो 6 और 8 के बीच में ठीक 7 होगा। तो दोनों का मीटिंग पॉइंट, मिलन बिंदु कौन सा होगा, इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा। अब ध्यान से ले लेंगे, यहां लिख देंगे 3, 7। लेने का तरीका मैंने बताया था, ऐसे एक बिंदा लेना है, इसको बिंदु कहते हैं, इसको ऐसे घेर देना है, ठीक है। चलिए ले लिए 3, 7, उसके बाद 4, 6, थोड़ा जल्दी जल्दी में ले रहा हूं। 4, x का मान 4, y का मान 6, दोनों कहां मिलेगा, 4, 6, ओके। तीसरा 6, 4, 6, 4, देखिए तीनों एक लाइन में आ रहा है। ये फायदा होता है 3 बिंदु लेने से। यदि आप 2 बिंदु लेते हैं तो कहीं भी आएगा तो वो तो सीधा ही होगा, 3 बिंदु में गलती होगी तो तीनों एक लाइन में नहीं आएगा। अब तीनों को मिला देते हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, जितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन ग्राफ कॉपी से बाहर नहीं जाना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों की कॉपियों पर मैंने ये भी देखा, जो दूसरे स्थान पर स्वाति हैं, उन्होंने भी केवल x अक्ष का लिखा था, y अक्ष वाला नहीं लिखा था। दोनों लिखना है, x अक्ष का भी लिखना है, y अक्ष का भी लिखना है, ठीक है। चलिए, गलतियां होती हैं, ये फर्स्ट टेस्ट था क्लास 10th का, धीरे धीरे सभी कुछ सुधार होगा। एक दो बात, वो अंकित जो था 10A का, वो बड़ा गंदा कॉपी भेजा था। थोड़ा सा आप साफ सुथरा कॉपी भेजेंगे अगले बार से, आपकी कॉपी चेक करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई है ना। उसके बाद आयुष राज जो 10C का है, वो पूरा क्वेश्चन उतारा है। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उतारना है टेस्ट में, मुझे याद आ गई इसलिए मैं बता देता हूँ, ताकि अगले टेस्ट में आपको गलती ना हो, ठीक है। और रौनक 10B अच्छे अंक लाए हैं, है ना। 40, हाँ पहले स्थान पर है। थोड़ा सा आपने भेजा था गलत तरीके से, भेजें सही, सबको एक साथ भेजें, अलग अलग, हर पेज को अलग अलग खींच के अलग अलग नहीं भेजें, एक साथ भेजें आप, ठीक ना। तो ये सब बातों को अगले टेस्ट में आप ध्यान रखेंगे। तो समीकरण का नाम क्या है, x + y = 10। जहां जगह खाली मिले पूरे में से लिख दें। उसके बाद दूसरा, ये पहले का काम खत्म, अब दूसरे का काम करते हैं। दूसरे का, इसका भी इसी तरह ग्राफ खींचेंगे। 1, 5, x का मान 1 कहाँ होगा, 0 और 2 के बीच में, 5 कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। एक इधर से जाएगा, आपको लाइन नहीं खींचना है, केवल डॉट देना है, बिंदु देना है। 1, 5, 2, 6, 2, 6 कहाँ होगा, ये बिंदु हो, एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ, 2 बिंदु हुआ, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट 3, 7, x का मान 3, y का मान तो पहले ले चुके हैं, इसका मतलब 3, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोबारा नहीं लेना है, वो लिखा जा चुका है। तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, देखिए 1, 2, 3, तीनों को मिला दीजिए, है ना। जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिए, जहां जगह खाली मिले वहां लिख दीजिए। -x + y = 4, ठीक है, या y - x बराबर भी 4 लिख सकते हैं। देखिए ग्राफ का काम खत्म हो गया, ग्राफ पर इतना ही चीज आपको लिखना है। दोनों कहां पर कट रहा है, यहां पर कट रहा है, ठीक है। अब नीचे चूंकि जगह नहीं है, मैं ऊपर लिखता हूं मिटा करके, आप लोग अपनी कॉपी पर प्रयास करेंगे कि एक ही बार में हट जाए। ठीक है, अब भाषा लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि दोनों समीकरण का आलेख परस्पर कहां पर कट रहा है, 3, 7 पर। यह भी एक तरह का आलेख विधि ही
हुआ। जिस बच्चों को आलेख विधि में कुछ परेशानी होगी उनका डाउट हो सकता है इस आज के क्लास से सॉल्व हो जाए। दोनों समीकरण का आलेख परस्पर 3 सेवर पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए पहला मान x का और दूसरा मान y का। और x हम लोग क्या माने थे? लड़कों की संख्या को x माने थे और लड़कियों की संख्या को y माने थे। अतः लड़कों की संख्या बराबर x एवं लड़कियों की संख्या x का तो मान निकल चुका है 3 और y का मान 6। ये फाइनल उत्तर हो गया। तो मैंने इस सवाल को किस विधि से बनाया? ग्राफ से, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है ग्राफ मेथड से हल करने के लिए, इसीलिए ग्राफ से बनाया। जहां पर कटा हुआ x y का आंसर हुआ, x हो गया लड़कों की संख्या और y हो गया लड़कियों की संख्या, और यही पूछा जा रहा था। इसको किसी भी विधि से यदि पूछा जाता, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, तो आंसर यही आता, x बराबर 3 y बराबर 7। आप चाहें तो जांच कर सकते हैं, इस सवाल को अन्य विधि से भी बनाएंगे तो यही आंसर आएगा, है ना। चलिए अब इसका दूसरा सवाल आप खुद से बनाएंगे। 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य, इसमें भी दो कलाकार है, एक पेंसिल है और एक कलम है। मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया एवं एक कलम का मूल्य y रुपया। तो पहला लाइन क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। इसका मतलब 5 पेंसिल तो 5x, 7 कलम प्लस 7y बराबर 50, एक इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरा लाइन क्या है? 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का x माने हैं, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5 कलम मतलब 5y बराबर कितना? 46 मतलब 46। इससे दूसरा समीकरण क्या बन गया? 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 46। दो समीकरण बन गया। अब दोनों से आप क्या करेंगे? उसी तरह जैसे अभी किए, दो मान सारणी बना लेंगे। चार्ट जिसको बोलते हैं, ग्राफ खींचेंगे, जहां पर कट जाएगा वही आंसर होगा। x बराबर उतना, y बराबर उतना। x हो जाएगा एक पेंसिल का मूल्य और y हो जाएगा एक कलम का मूल्य। आप बना लेंगे। अच्छा है, हल्का सवाल है, ठीक है, इसको आप अच्छे से उतार रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल में। पहला का दूसरा सवाल वो ग्राफ वाला था, वो आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। दिक्कत होगी तो फिर बात करेंगे उस पर हम लोग, चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरा नंबर सवाल, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर होंगी या संपाती होंगी। मतलब ये सवाल है, पहला नंबर, दूसरा का पहला 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, इसको बताना क्या है, या बना चुके हैं, मैंने होमवर्क दिया था एक दिन, जो 3 कंडीशन जिस दिन पढ़ाया था। तो आप क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर, मतलब निकालना है, फिर देखना है कि इसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी हो। केवल आलेख पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछा जा रहा है, कितने हल होंगे, इसका क्या नाम है, कहीं कुछ नहीं पूछा जा रहा है। केवल पूछा जा रहा है इसका आलेख कैसा होगा, या तो प्रतिच्छेदी या समांतर या संपाती, 3 ही तरह के आलेख हो सकते हैं। तो ठीक है, संयोग से क्या है, अचर पद बाएं साइड में ही है तो अच्छी बात है। यदि उस पर रहता तो इधर बुला लेते, बराबर 0 कर देते, उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखते। इसमें इधर ही है, तो कोई डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि a1 इक्वल टू कितना 5, b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू 8, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू -9। नाउ एक बार आप क्या करें, a1/a2 निकाल लें,
ये सवाल आप बना चुके हैं जनाब, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तीनों बराबर हो गया तो समपाती होगा इसका ग्राफ, तीनों नॉट इक्वल टू हो गया तो प्रतिच्छेदी होगा। तो निकालने के बाद पता चलेगा। तो चलिए a1 बाय a2, a1 कितना है 5 और a2 7, 5 बाय 7 कुछ कटेगा नहीं, यूं ही छोड़ देंगे। b1 बाय b2 -4 बाय 6 कटा देते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये कट गया तो कटा दिए, नहीं कटेगा तो इस तरह छोड़ देंगे। उसके बाद कितना है 8 बाय -9, ये माइनस ऊपर लिख लेंगे, माइनस हम लोग प्राय ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है। आप देखिए, अब गौर से देखिए, 5 बाय 7 -2 बाय 3 और -8 बाय 9, तीनों क्या है, एक भी बराबर नहीं है, मतलब तीनों नॉट इक्वल टू है ना। आप लिखेंगे क्योंकि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, है ना। a1 बाय a2, b1 बाय b2 तीनों अलग अलग है, अतः समीकरण का नाम क्या हो गया, अविरोधी। नाम नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन आपको लिखना है आलेख पूछा जा रहा है, आलेख कैसा होगा। अतः समीकरण अविरोधी है, इसका आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। बस केवल आलेख पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वही मतलब आलेख है, इसका आलेख क्या होगा, एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। केवल ये पूछा जा रहा है, ये आप नहीं लिखेंगे इसमें कि इसके केवल एक हल होंगे, हल नहीं पूछा गया है, जो पूछा जाए केवल उतना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो इसको आप लोग अपनी अपनी कॉपियों पर उतार लें। इस तरह से इसमें 2 सवाल और है, उसको आप खुद से बनाएंगे, जिसमें C1 C2, हाँ इसमें तीनों में इधर ही है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 निकाल लेंगे, तीनों बराबर हो गया तो आलेख समपाती, तीनों में तीनों नॉट इक्वल टू हो गया तो आलेख प्रतिच्छेदी, और पहला दोनों बराबर और अंतिम दोनों नॉट इक्वल टू हो गया तो उसके आलेख समांतर होंगे, ठीक है। वो आप देख लेंगे। इस तरह पर हम लोग इस तरह का सवाल बना चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। चलिए अब मैं 3 नंबर देखता हूं। 3 नंबर में तीसरा का तीसरा बता रहा हूं, कोई भी एक बता देता हूं, बाकी आप जो बच जाएंगे वो आप खुद से बना लेंगे, है ना। एक और चीज, एक स्टूडेंट बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर आप ये बता दीजिए कि कहां पर और का यूज होता है, कहां पर विच इम्प्लाइज का यूज होता है, कहां पर बराबर का यूज होता है। कई बार उसने मैसेज भी लिखा है, बोला सर बार बार दिक्कत हो रहा है मुझे। ठीक है, मैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, फिर यहाँ आ जाऊंगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ लिखे हैं x बराबर y, a बराबर b, बीच में यदि बराबर है तब वहां पर आप और का यूज कर सकते हैं। और का या विच इम्प्लाइज दोनों लगभग एक ही चीज है, और का भी यूज कर सकते हैं या विच इम्प्लाइज का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लगभग एक ही चीज है, ठीक है ये दोनों। लेकिन यदि यहां बराबर नहीं होता तो आप वहां और या विच इम्प्लाइज का यूज ना करें। तब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस तरह का है x माइनस 2y माइनस y, x माइनस 3y, यहां कुछ नहीं है तब यहां बराबर का यूज करें, क्योंकि इसके बीच में बराबर या नहीं है, इसके बीच में क्या है बराबर नहीं है, इसीलिए बराबर का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और यदि बीच में बराबर है तो और का यूज करें, और लिख के कोमा, या विच इम्प्लाइज का यूज करें, बस सिंपल भाषा में।
बराबर है बीच में, तो ये दोनों में से कोई या तो और या तो ये, नहीं है तो बराबर। मैं कई दिनों से सोच रहा था लेकिन भूल जा रहा था। ठीक है, चलिए अब तीसरे सवाल पर मैं आता हूं। तीसरा सवाल क्या है, पहले मैं भाषा पढ़ लेता हूं इसका। a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। 5 सवाल हैं इसमें, मैं 3 नंबर बता रहा हूं, कोई भी एक बता देता हूं, बाकी आप खुद से बनाएंगे। आप जब तक खुद से नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा, इसलिए खुद से जरूर बनाएंगे। इसके अलावे भी आपके पास कोई बुक है तो उससे भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल जरूर बनाएं, जैसे मैं 3.2 पढ़ा रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल भी बनाएं खुद से। तो सवाल क्या है, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। सवाल अच्छे से मिला जरूर लें। अक्सर बच्चों से ये गलतियां हो जाती है कि वो माइनस प्लस सवाल ही गलत उतार लेते हैं और सारा मेहनत उनका बेकार हो जाता है, इसलिए सवाल अच्छे से उतार लें, माइनस प्लस चेक कर लें। 3/2x + 5/3y + 7 को इधर बुला लेते हैं, अचर पद को हम लोग इधर बुला लेते हैं, उसके बाद a1 b1 c1 लिखते हैं, है ना। बिना बुलाए भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ये जनरल फॉर्म में आ जाता है, इसलिए इधर बुला लेते हैं। 9x - 10y + 14 को इधर बुला लिए। अब इसमें केवल संगत और असंगत बताना है, कुछ नहीं बताना है। जो पूछा जाए उतना ही बताना है। आपसे किसी ने नाम पूछा तो आप उसे केवल नाम बताते हैं ना, पूरी कहानी तो नहीं बता देते हैं, पूरा बायोडाटा तो नहीं बता देते हैं, केवल नाम पूछता है तो नाम बताते हैं। उसी तरह इसमें पूछा गया है केवल संगत या असंगत, तो उतना ही लिखना है आपको। ठीक है, अब इधर कर लिए दोनों को, अचर पद को, कांस्टेंट टर्म को। अब लिखेंगे a1 बराबर कितना है 3/2, b1 बराबर कितना है 5/3, c1 = कितना है -c1, a2 कितना है 9, b2 कितना है -10, c2 कितना है -14। ठीक है, बस एक बार a1/a2 निकालें, एक बार b1/b2 निकालें और एक बार c1/c2 निकालें, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। a1 कितना है 3/2, अब a2 कितना है 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। जब इस तरह का हो तो आप क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को उतार लेंगे 3/2, ये 9/1 पलटी मार देगा, मतलब क्या हो जाएगा 1/9। अब इसको कटा दे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 × 1 1, 3 × 2 6, है ना। अब आ जाइए b1/b2 उसी तरह निकालेंगे। b1 कितना है 5/3, चलिए घिजमिज ना हो तो क्या करते हैं b1/b2 निकालते हैं। b1 का मान कितना है 5/3, b2 कितना है -10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, किसी भी डिजिट के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। 5/3 उतार दिए, नीचे वाले को पलट दिए, 1 ऊपर -10 नीचे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 × 1 1, 2 × 3 6, ये माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, माइनस हम लोग ऊपर ही होते हैं प्रायः। अब चलिए c1/c2 निकाल देते हैं। c1 कितना है -7, c2 -14, -14, माइनस माइनस कट गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2। आपने क्या देखा 1/6 -1/6, दोनों अलग अलग है। ये मत सोचिएगा कि मिल गया 1/6 1/6 नहीं, इसीलिए तो ये सवाल मैं बता रहा हूं, ये अलग अलग हो गया, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, बिल्कुल अलग हो गया। a1/a2
नहीं मिला B1/B2 के, मतलब नॉट इक्वल टू, और C1/C2 तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तीनों नॉट इक्वल टू हो गया, इसका मतलब ये अविरोधी वाला है, इसका केवल एक हल होगा, इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा, और यह संगत है। दो संगत होता है ना, एक अविरोधी वाला और एक आश्रित वाला। केवल विरोधी वाला जो होता है वो असंगत होता है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण, क्या पूछा जा रहा है, दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। अतः दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म कैसे हैं, संगत हैं। असंगत केवल आता है वो विरोधी वाला। दो संगत, वो विरोधी कौन सा होता है, जब ये दोनों बराबर हो जाए और ये दोनों नॉट इक्वल टू हो जाए तो वो असंगत हो जाएगा। अभी ये क्या है, संगत है। ठीक है, इस तरह 3 नंबर भी बना लेंगे सभी। तो चलिए, आज के लिए आपको होमवर्क यही रहा। 4 नंबर भी वही है, 4 नंबर भी आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर में भी वही है कि संगत है या असंगत जांच करना है, और संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी करना है। थोड़ा काम जोड़ दिया, मतलब ग्राफ हुआ, मतलब पहले चेक करना है 4 नंबर को, संगत है या असंगत, और यदि संगत होगा मतलब ये वाला अविरोधी वाला या आश्रित वाला, तो उसको आलेख विधि से हल भी करना है। और नहीं, यदि असंगत आ जाए विरोधी वाला तो उसको हल नहीं करना है, वहीं छोड़ देना है। तब उसका ग्राफ खींचना ही नहीं, तब क्या करना है, उसका ग्राफ खींचना ही नहीं है, केवल संगत वाले का खींचना है। संगत दैट मीन्स आश्रित या ये अविरोधी। तो प्रयास करेंगे 4 नंबर बनाना। कल के लिए होमवर्क आपका रहा, आप होमवर्क बना करके भेज देंगे। ठीक है, जिन बच्चों को और अपना मार्क्स जानना हो वो मैसेज कर देंगे, तो मैं उनको उनका मार्क्स बता दूंगा, जो अपना मार्क्स नहीं सुन पाए। और जिन्होंने सुन लिया तो फिर ठीक है, और अगले टेस्ट में और जोर शोर से पूरी तैयारी से आना है ना, देखना है दम, दिखना है ना। चलिए, तो होमवर्क रहा एक्सरसाइज 3.2 NCERT बुक 1 से लेके 4 तक प्लस एग्जाम्पल, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 का, पहले 3.2 हम लोग पढ़ रहे हैं, तब 3.1 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप खुद बना लेंगे 3.1, इसीलिए मैंने 3.2 पहले शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1 से 4 तक एक्सरसाइज का बनाएंगे और एग्जाम्पल ही बनाएंगे, जहां तक बन सके आप प्रयास करेंगे, है ना। यदि आप चाहेंगे तो सब कुछ संभव है। तो ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अच्छे से रहें, खूब मेहनत करें, पढ़ें लिखें, अपने मम्मी पापा की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें, अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए, धन्यवाद।